विद्यार्थियों, हम लोगों ने इस वीडियो से पहले परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट और ओवरऑल इम्पैक्ट पढ़ लिया है। अब आज हम लोगों का टॉपिक संथाल विद्रोह है। ध्यान रहे, संथाल विद्रोह का संबंध बंगाल के क्षेत्र से था और बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट को अंग्रेजी सरकार ने लागू किया था। अतः संथाल विद्रोह पढ़ने से पहले एक परमानेंट सेटलमेंट को रिवाइज कर लीजिए, तभी इस पर फोकस करना है। संथाल एक जनजाति है, यानी ट्राइब है। ये राजमहल पहाड़ की तलहटी फुटहिल्स के क्षेत्र में रहते थे। इन्हें यहाँ अंग्रेजी सरकार ने ही बसाया था। अब सवाल उठता है कि राजमहल पहाड़ कहाँ है? राजमहल पहाड़ संथाल परगना के क्षेत्र में है या यह आधुनिक झारखंड के साहेबगंज, दुमका आदि क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? अंग्रेज़ों के काल में यह बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक भाग था और आप जानते हैं कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में बंगाल के अलावे बिहार, उड़ीसा भी शामिल था और आज का झारखंड बिहार का ही भाग रहा था। अंग्रेज़ों ने संथालों को यहाँ अस्थायी कृषि के विकास के लिए लाकर बसा दिया। राजमहल पहाड़ी की तलहटी क्षेत्र में जंगल काटकर तथा जमीन समतल करके संथालों ने अस्थायी कृषि क्षेत्र का विकास किया। बाद में अंग्रेजी सरकार ने इस क्षेत्र को दामिन ई कोह के नाम से सीमांकित कर दिया। तो दामिन ई कोह किस तरह का क्षेत्र है? वह क्षेत्र जहाँ संथाल लोग रहते थे। यह क्षेत्र राजमहल पहाड़ी के फुटहिल्स यानी तलहटी का क्षेत्र है। अंग्रेज सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए दामिन ई कोह क्षेत्र को भी बाद में अस्थायी भू बंदोबस्त के दायरे में शामिल कर लेती है। अतः अब जमींदारों का प्रभाव इस क्षेत्र में स्थापित हो जाता है। आरंभ में संथाल कृषकों ने इसका विरोध नहीं किया। क्यों विरोध नहीं किया? उस समय जमींदार या अंग्रेज सरकार संथालों को प्रेरित कर रहे थे, यहाँ अपने दायरे में लाने का प्रयास कर रहे थे। उनका शोषण इस समय नहीं हो रहा था। मगर जब जमींदार, साहूकार तथा अंग्रेज सरकार की नीति तथा व्यवहार से इन्हें समस्या आने लगती है, शोषण दिखने लगता है, तो ये उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर देते हैं। अब हम लोग जानेंगे संथाल विद्रोह कैसे हुआ। देखिए, यह 1855 ईस्वी में शुरू होती है। इसके प्रमुख नेता हैं सिद्धू और कान्हू। सिद्धू कान्हू कौन है? संथाली भाई है, आपस में दोनों सगे भाई थे। 1855 ईस्वी में ही संथाल परगना या दामिनी कोह के क्षेत्र में एक बड़ा गांव था, भगनीडीह। इस गांव में एक सभा होती है जिसमें 400 गांवों से लगभग 10,000 ग्रामीण जनता आकर भाग लेती है। यहीं पर यह निर्णय हुआ कि अब अंग्रेज़ों तथा दीकू लोगों के विरुद्ध विद्रोह किया जाए। अब सवाल उठता है, दीकू कौन थे? दीकू के क्षेत्र में बाहर से आकर बसे भारतीय लोग ही थे। देखिए, दीकू जो है भारतीय लोग ही हैं, अंग्रेज नहीं है या बाहरी लोग नहीं है। बाहरी केवल इस संदर्भ में है कि संथाल परगना या दामिनी कोह के क्षेत्र में ये बाहर से आकर के बसे थे। और साथ ही साथ दीकू उन लोगों को कहा जा रहा है जो संथाल किसानों का या संथालों का शोषण कर रहे हैं। तो शोषण कौन कर रहे थे? जमींदार, साहूकार, महाजन, ये सब लोग।
लेकिन बाहर से आकर के जो सामान्य लोग बसे हुए थे, जैसे नाई, जुलाहा, इन लोगों से संथालों को कोई विरोध नहीं था। वे इनको दीकू कह के संबोधित भी नहीं करते थे। ठीक है, तो दीकू का मतलब वैसे बाहर से आए हुए लोग जो संथालों का शोषण कर रहे थे, जैसे जमींदार, साहूकार, महाजन आदि। ठीक है, संथाल विद्रोह सरकार तथा दीकू लोगों के ही खिलाफ थी। विद्रोह को धार्मिक सांस्कृतिक आधार पर भी संगठित करने का प्रयास किया गया। संथाल नेताओं ने जनता को यह समझाया कि उनके ईश्वर, जिन्हें वो ठाकुर जी कहते थे, ईश्वर यानी गॉड, इनको संथाल लोग ठाकुर जी कहते थे, ये भी हमें विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहे हैं और विद्रोह में हम लोगों का साथ देंगे, ऐसा कहा गया। ठीक है, ये क्यों कहा गया? तो आपस में संगठन को और मजबूत बनाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि विद्रोह किस तरीका से कैसे क्या हुआ। संथालों ने जमींदारों, साहूकारों के साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों तथा सरकारी संस्थाओं को भी संथालों ने परंपरागत अस्त्र शस्त्र, तीर धनुष, भाले आदि से सशस्त्र विद्रोह किया। या सशस्त्र विद्रोह का मतलब आर्म्ड रिवेल। विद्रोह कुचलने हेतु सरकार ने पुलिस तथा सेना की मदद ली। देखिए, कहीं भी विद्रोह होता है तो सबसे पहले सामान्य रूप से पुलिस को भेजा जाता है। जब पुलिस उसे नहीं संभाल पाती है तो फिर सेना को भेजा जाता है। यहाँ भी यही हुआ। चूँकि संथालों का विद्रोह काफ़ी संगठित विद्रोह था, तो लास्टली अंग्रेज सरकार को लगा कि केवल पुलिस से यह नहीं संभलेगा, तो उसने सेना भेजी। संथाली नेताओं को पकड़ने के लिए आम जनता को लोभ भी दिए गए। बोला गया कि जो इन नेताओं को पकड़ करके देगा या उनकी जानकारी देगा, उन्हें इनाम दिया जाएगा। इनके गांवों को सैन्य छावनी में बदल दिया गया। मार्शल लॉ लगा दिया गया। गोला बारूद तथा तोपों का प्रयोग कर संथाल विद्रोह को कुचल दिया गया। देखिए, संथाल लोग किस तरीका से रहे थे? परंपरागत अस्त्र शस्त्र से, ट्रेडिशनल जो अस्त्र शस्त्र था उसी से ये लड़ाई कर रहे थे। तो सोचिए कि इनका तीर धनुष, भाला और अंग्रेज़ों के साथ क्या था? गोला बारूद, तोप। क्या ये विद्रोह टिकने पाता? नहीं। 1856 यानी 55 में शुरू हुआ, 1856 तक इस विद्रोह को अंग्रेज सरकार ने कुचल दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं विद्रोह के कारण क्या थे। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त से चूंकि यह क्षेत्र अब जुड़ गया है, तो जो कारण होगा वो कहीं न कहीं अस्थाई बंदोबस्त की समस्याओं से ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला कारण बना अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था। अब इसमें लिखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त के कारण संथाल किसान जमींदारों के दास बनते चले गए। भूमि पर से इनका परंपरागत अधिकार समाप्त हो गया। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? जो जमीन था उसका मालिकाना हक किसको दिया गया? जमींदार को। तो संथाल किसान पर जब जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दी गई या इस क्षेत्र में लागू कर दी गई, तो संथाल किसान का जो परंपरागत अधिकार अंग्रेज सरकार ने दिए थे वही समाप्त हो जाता है। अब किसका अधिकार हो गया उस पर? जमींदारों का। जमींदार भूमि के मालिक बन गए। तो इससे संथाल किसानों में नाराज़गी थी। दूसरा पॉइंट, उच्च राजस्व दर। अंग्रेजी सरकार ने जहाँ पर भी भू राजस्व व्यवस्था लागू की और जिस भी तरह की भू राजस्व व्यवस्था लागू की, अस्थाई हो, रैयतवारी हो या महलवारी हो, उस सब की एक प्रमुख विशेषता, बेसिक फीचर थी कि इसमें उच्च दर पर राजस्व लिया जाता था, अर्थात हाई रेवेन्यू रेट। इससे क्या हुआ? शोषण बढ़ा। शोषण बढ़ा, किसानों के हाथ में पैसे कम बचते थे, उन्हें टैक्स भी देना था, विपरीत परिस्थितियों का भी मुकाबला करना था। तो उनको क्या समय समय पर आवश्यकता पड़ने लगी? किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? ऋण लेने की। तो वे कहाँ जाते थे ऋण लेने? महाजन और साहूकार के पास। तो वे धीरे धीरे साहूकारों के चक्रव्यूह में फंसते चले गए, ऋण जाल में फंसने लगे। इससे भी उनका शोषण बढ़ा।
अब शोषण कौन कर रहा है? महाजन साहूकार। यहाँ भी देखिए, अंग्रेज सरकार से उसे किसी तरीका का संरक्षण नहीं, इसलिए असंतोष होगा। अगला पॉइंट, बेगारी या बॉन्डेड लेबर। बेगारी किसको कहते हैं? बेगारी का मतलब है कि कम पैसा दे करके या आवश्यकता जो मिलना चाहिए उससे बहुत ही नगण्य पैसा दिया जा रहा हो या बिल्कुल ही पैसा नहीं दिया जा रहा हो, उस स्थिति में ज़बरदस्ती लोगों से काम कराना। तो संथाल किसान जो थे उनसे बेगारी कराया जाने लगा। कहाँ कराया जाने लगा? अंग्रेज़ सरकार जो रेलवे लाइन बना रही थी, नील की खेती करती थी, या ज़मींदारों का जो खेत था उनमें इनसे बेगारी कराया जाने लगा। इससे भी संथाल लोग नाराज़ थे। फिर परंपरागत सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में बाहरी हस्तक्षेप। संथाल चूँकि एक जनजाति थे तो इनकी अपनी एक परंपरा थी। इनकी सामाजिक सांस्कृतिक नीति या व्यवहार अलग तरह की थी। अब बाहरी लोग, अंग्रेज़ सरकार, जमींदार, महाजन या अन्य बाहरी लोग आकर इसमें हस्तक्षेप करने लगे। इससे ये नाराज़ हो जाते हैं और अल्टीमेटली इन्हीं सब कारणों को लेकर ये विद्रोह करते हैं। विद्रोह का प्रभाव जो है क्या होता है? देखिए, विद्रोह को तो 1 साल के अंदर ही कुचल दिया गया, लेकिन आखिर विद्रोह का कुछ तो प्रभाव पड़ा होगा। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है कि ये जो दामिन इकोह का क्षेत्र है उसको अंग्रेज़ सरकार ने अब नए तरीक़ा से संगठित किया और इस क्षेत्र को एक नया नाम दिया। नाम क्या है? संथाल परगना। अब संथाल परगना नाम क्यों दिया? संथाल परगना नाम इसलिए दिया कि इससे संथाल जनजाति को भी एक महत्व मिला। अंग्रेज़ सरकार ये नहीं चाहते थे कि बार बार विद्रोह हो, संथालों को भी ऐसा लगे कि अंग्रेज़ सरकार उनका सहयोग करने को तैयार है। ठीक है। दूसरी बिंदु, भूमि पर इनके अधिकार या प्रभाव सुरक्षित रखने हेतु संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। एक टेनेंसी एक्ट है, उसका नाम है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। यह कानून है, इस संथालों का भूमि पर जो परंपरागत अधिकार दिया गया उसे सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। फिर संथाल परगना को एक नॉन रेगुलेशन एरिया घोषित कर दिया गया। देखिए, अब ये जो संथाल परगना, दामिन इकोह का नया नाम दे दिया गया संथाल परगना। अब संथाल परगना का जो क्षेत्र है इसको एक अलग तरीक़ा से प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया गया, सीमांकित किया गया और यहाँ विशेष तरह की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसे ही नॉन रेगुलेशन एरिया कहा गया। फिर परंपरागत ग्राम्य व्यवस्था को लागू कर दी गई। परंपरागत ग्राम्य व्यवस्था में क्या होता है? यहाँ संथालों के जो मुखिया थे उनको कुछ विशेष अधिकार दिया गया, जैसे पुलिस संबंधी अधिकार भी दिया गया। ये इन सब से संथालों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। अब हम लोग इसके स्वरूप तथा निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। देखिए, जहाँ तक इसका स्वरूप का सवाल है तो स्वरूप कैसा था? विद्रोह का नेचर, स्वरूप यानी नेचर, यह एक सशस्त्र तथा हिंसक विद्रोह था। एन आर्म्ड, वायोलेंट एंड ब्लड शेडिंग रिवोल्ट। ठीक है, अस्त्र शस्त्र के साथ लड़ाई हो रही है, उसमें हिंसा हो रही है, खून बह रही है, इसलिए सशस्त्र एवं हिंसक विद्रोह था। दूसरा पहलू, यह एक संक्षिप्त विद्रोह था। 1855 में शुरू हुआ, 56 में समाप्त हो गया, यानी 1 साल तक ही चल सका, यानी शॉर्ट लिव्ड रिवोल्ट। तो ये शॉर्ट लिव्ड था, थोड़े समय के लिए ही चला, 1 साल के लिए ही चला, अर्थात इसका एक स्वरूप बना संक्षिप्त विद्रोह। तीसरा पहलू बनता है, यह एक संगठित यानी ऑर्गेनाइज्ड रिवोल्ट था। कैसा विद्रोह था? संगठित था। देखिए, संगठन इसका काफ़ी मजबूत है। जो नेता थे वो इसको संगठित रखे थे और संगठित रखने के लिए क्या किए? अपने लोगों को जो समझाना बुझाना है, साथ साथ ठाकुर जी यानी गॉड का भी सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इन सब से ये एक संगठित विद्रोह के रूप में बनती है। फिर हम देखते हैं, अब इसके निष्कर्ष पर आ जाइए। तो निष्कर्ष पर 2 बिंदु को आपको ध्यान रखना है। भविष्य के जो भी जनजातीय विद्रोह होते हैं उसके लिए संथाल विद्रोह एक प्रेरक का काम करती है, यानी प्रेरणा देती है। ठीक है। दूसरा, सरकार के लिए भी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन
या नीति निर्धारण के लिए एक आधार का काम करती है। अतः संथाल विद्रोह का आधुनिक भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रहा है। ठीक है, ये टॉपिक खत्म, संथाल विद्रोह खत्म। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको संथाल विद्रोह पढ़ना है, आप पहले अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को पढ़ लीजिए, उसके साथ इसको कंपेयर कीजिए, खास करके कारण वाले संदर्भ में, तभी ये इसको कंसेप्चुअली आप समझ पाइए। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। कुछ पूछना हो तो आप लोग फ़ोन करके मुझसे पूछ लीजिए। ओके।